जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आज पॉइंट में स्वागत है। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का है 12th क्लास का, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिले होंगे, कितने इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं। उसके बाद में इस वाली वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला जो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो देखने मिलता है, जो मगध किस प्रकार एक शक्तिशाली महाजनपद था, स्पष्ट कीजिए। मगध किस प्रकार एक शक्तिशाली महाजनपद था, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बताओगे आप 16 महाजनपद हमारे को देखने को मिलते हैं, जिनमें से मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उनके अनेक कारण थे उसके, जो इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट डालोगे आप उपजाऊ भूमि। इसको जो है एक्सप्लेन इस तरीके से करोगे, एलोबरेट करोगे उपजाऊ भूमि को, कि मगध की जो भूमि थी वो एक उपजाऊ भूमि थी। वहां पर किसी प्रकार की कोई फसल बोई जा सकती थी, जिससे कृषि के मामले में मगध है पूरी तरीके से समृद्ध महाजनपद था। जो सेकंड पॉइंट डालोगे आप वो डालोगे इसमें लोहे की खदानों का होना। तो सेकंड पॉइंट ये डालोगे आप कि वहां पे लोहे की बहुत ज्यादा उपलब्धता थी, लोहे की खदान थी, जिससे कि औजार वगैरह बनाने में आसानी होती थी। ओके, औजार वगैरह बनाने में आसानी होती थी, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती थी। लोहे की जो खदानों का ये फायदा था वहां पे मगध में। ओके, तीसरा जो पॉइंट डालोगे आप वो डालोगे आप हाथियों की उपलब्धता। हाथियों की उपलब्धता, तो तीसरा जो पॉइंट है आपका हाथियों की उपलब्धता में, कि हाथी उस समय पर युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन के तौर पर देखे जाते थे। तो मगध में हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे कि आसानी से युद्ध में वो विजय प्राप्ति कर लेते थे। ओके, चौथा पॉइंट डालोगे आप आवागमन के सुलभ साधन। तो आवागमन के सुलभ साधन, इसका मतलब क्या है कि वहां पे आवागमन के जो परिवहन के साधन थे, स्थल मार्ग जल मार्ग दोनों माध्यम से व्यापार वगैरह किया जाता था। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे जिससे कि किसी भी क्षेत्र के साथ उनका व्यापार आसानी से हो सकता था। ओके, पांचवा पॉइंट है राजाओं की नीतियां। तो यहाँ पे कुछ महान शासक हमारे को देखने मिलते हैं, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनन, कुछ महान शासक जिन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से मगध को समृद्धि के रास्ते पर लेके गए और एक समृद्ध महाजनपद के तौर पर उभारा था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोत एक प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। ओके, डेफिनेटली इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन है 8 नंबर का तो वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत और फिर प्रशासनिक व्यवस्था वर्णन करें। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम बताएंगे परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देंगे इस क्वेश्चन का। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना सन 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और इसमें कुछ और महान शासक भी रहे थे, कि जैसे जो है बिंदुसार, अशोक इत्यादि जो महान शासक रहे थे। और इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था, उत्तर पश्चिम से लेके पूर्व तक इसका विस्तार क्षेत्र हमारे को देखने को मिलता है, और एक लंबे समय तक ये साम्राज्य रहा था। तो उसके बाद बताओगे आप मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत में जो सबसे पहला पॉइंट डालोगे आप वो डालोगे, पहले तो डालोगे पॉइंट मौर्य साम्राज्य की जानकारी। इसमें पहला पॉइंट है मूर्तिकला। मूर्तिकला के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे को बहुत सी जानकारी मिलती है, कि वो किस धर्म को मानते थे, कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, किस धर्म को उन्होंने ज्यादा प्रोत्साहन दिया, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से वो अपने आप को दिखाते थे मूर्तियों के माध्यम से, वो हमारे को पता चलता है। ओके, दूसरा पॉइंट जो आप खोलोगे इसमें मेगास्थनीज का विवरण। मेगास्थनीज का विवरण, तो मेगास्थनीज जो है एक यात्री था जो आया था यहाँ पर। तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसके अंदर उसने जो यहाँ की शासन व्यवस्था का वर्णन कराया। तो ये एक प्रमुख स्रोत के तौर पर हमारे को देखने को मिलती है। जो तीसरा है कौटिल्य की पुस्तक। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, 3 नामों से जाना जाता है। तो इनकी जो पुस्तक थी वो क्या थी, अर्थशास्त्र, और इसमें राज व्यवस्था का वर्णन किया गया कि मौर्य साम्राज्य की राज व्यवस्था क्या थी। और कौटिल्य को उनकी महान बुद्धि के कारण ज्यादा याद किया जाता है। ज्यादातर लोग उनको उनके नियमों के कारण जानते हैं। साम दाम दंड भेद जैसी नीतियां उन्हीं के द्वारा बताई गई हैं, और उन्होंने ही एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को ये गद्दी सौंपी थी, और उनके द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है आपके अशोक के अभिलेख। क्या, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख हमारे को देखने मिलते हैं, जो एक जानकारी के प्रमुख स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में। 3 प्रकार के अभिलेख होते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ओके, तो अशोक के अभिलेख जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर हमारे देखने मिलते हैं। किस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किया और किस तरीके कलिंग का विजय प्राप्त किया, अशोक एक महान शासक क्यों था, तो उसके अभिलेखों से हमारे मौर्य साम्राज्य की बहुत जानकारी
मिलती है। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म के पौराणिक ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ है पौराणिक ग्रंथ, उनसे भी हमारे को हमारे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आप ये 5 पॉइंटों को खोल दोगे। उसके बाद इसमें सेकंड जो पार्ट है इसका, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, इसमें आप पहला पॉइंट क्या डालोगे, प्रमुख राजनीतिक केंद्र। तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी और जो स्वर्णगिरी, तक्षशिला, ये जो 4 हैं, ये 4 क्षेत्र अन्य केंद्र थे जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र हमारे को देखने मिलते हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र राजधानी हो गई, इसके अलावा तोसली, स्वर्णगिरी और तक्षशिला और उज्जैनी, ये हमारे को प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं। ये पहले पॉइंट में आप बताओगे। दूसरा व्यापारिक केंद्र, तो तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी ये कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे जहां से मौर्य साम्राज्य का व्यापार हुआ करता था और एक समृद्ध फलता फूलता साम्राज्य था ये, इसलिए इसको याद किया जाता है। और इसीलिए मौर्य साम्राज्य प्रशासन तंत्र, जैसे आज शासन व्यवस्था चलाई जाती है वैसे मौर्य साम्राज्य में एक तरह शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। तो वही रूप हमारे देखने मिलता है। और तीसरा जो पॉइंट डालोगे आप इसमें, वो डालोगे आवागमन के साधन। तो मौर्य साम्राज्य में जो है हमारे को दोनों तरह के साधन देखने मिलते हैं, चाहे वो आवागमन के, चाहे वो जलमार्ग हो चाहे स्थल मार्ग। जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से मौर्य साम्राज्य का व्यापार हुआ करता था। और इसीलिए जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य एक फलता फूलता साम्राज्य था जो कि पूरी तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए था। जो चौथा पॉइंट डालोगे आप इसमें डालोगे मैक्सनी का विवरण। तो मैक्सनी ने बताया है एक समिति और 6 उप समितियों को वर्णन करा है। किस तरीके मौर्य साम्राज्य में हमारे को एक समिति, 6 उप समिति देखने मिलती है। एक समिति जो सभी उप समितियों की देखरेख करती थी और 6 समिति थी जो हाथियों की देखभाल करती थी, घोड़ों की देखभाल, पैदल सैनिकों की देखभाल, जलपान की व्यवस्था करना, ओके, अलग अलग, और पैदल सेना की देखभाल करना, रथारोहियों की देखभाल करना, ये अलग अलग 6 उप समितियां थी जो उसने वर्णन करा मैक्सनी ने किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को देखने मिलता है इसमें, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके जो है 4 पॉइंट है। आप इसमें सबसे पहला पॉइंट डालोगे पहला साम्राज्य होना। तो भारत का सबसे पहला साम्राज्य माना जाता है मौर्य साम्राज्य को, जो एक सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में, जब तक कोई साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था। ओके, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको इसलिए लिखोगे आप पहला साम्राज्य था भारत का। दूसरा पॉइंट डालोगे आप इसमें महत्वपूर्ण राजाओं का होना। तो इसमें हमारे को जो है हमारे को महत्वपूर्ण राजा देखने मिलते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुछ महान शासक हैं जो हमारे को देखने में मिलते हैं, इसलिए भी ये मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। तीसरा पॉइंट डालोगे आप संसाधनों का होना। ओके, तो मौर्य साम्राज्य में हमारे को अपार संसाधन देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के संसाधन है, चाहे आर्थिक संसाधनों की बात करें, चाहे सामाजिक राजनीतिक संसाधनों की बात करें, हर तरह के संसाधन मौर्य साम्राज्य में हमारे को उपलब्ध देखने को मिलते हैं, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण था। और चौथा पॉइंट आप इसमें डालोगे विस्तृत साम्राज्य का होना। तो मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और इसका एक विस्तृत क्षेत्र था जो पूर्व से पश्चिम तक ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, इसलिए इसकी महत्वता का कारण माना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका इसका इंपोर्टेंट जो देखने मिलता है हमारे को, वह कुषाण शासक किस प्रकार अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। कुषाण शासक अपने आप को किस प्रकार देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। ओके, तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्या है, कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित थे और अपने आप को देवताओं के समान प्रस्तुत करते थे, क्योंकि चीनी शासक अपने आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे और कुषाण शासक अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। और साथ ही साथ इन्होंने अनेक मूर्तियों का निर्माण भी करवाया था, जैसे मथुरा के मार्ग नामक स्थान से हमारे को मूर्तियां देखने को मिलती हैं, अफगानिस्तान में कुछ मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हमारे को पता लगता है कि जो कुषाण शासक थे अपने आप को देवताओं के समान दिखाने की कोशिश करते थे कि वो वो देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पृथ्वी लोक पर। ओके, तो इस तरीके से कुषाण शासक अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत किया था। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फैलाओ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।